अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वाइज में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। आज जहाँ मुल्क के सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू करेंगे, वहाँ पर माशी सूरत हाल को भी देखेंगे। लेकिन कल साबिक़ सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ असद उमर साहब की मीडिया पर अपीयरेंस हुई, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया और इस इंटरव्यू में जो उन्होंने बातें की वो बड़ी हैरानकुन थी। उनका ये ख्याल था कि वो इमरान खान साहब को, तहरीक के चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बार बार ये कह रहे थे कि वो एक टकराव की पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, तसादम की पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, जो नहीं जाना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 9 मई को हुआ उनके लिए फिर मुमकिन नहीं था कि वो पार्टी के साथ खड़े हैं और इस सारे मामले को डिफेंड करते। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर अब आगे बढ़ना है तो कंप्रोमाइज़ की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, हर किसी को 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा और तहरीक इंसाफ को भी इसी तरह की रवश अपनानी चाहिए। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी इत्तलात की जानिब से जो बयान आया, उन्होंने ये कहा कि जो कुछ असद उमर साहब कह रहे हैं वो कतन दुरुस्त नहीं है। अगर वो पार्टी की पॉलिसी से इख्तलाफ कर रहे थे तो फिर 9 मई के दिन का इंतज़ार हरगिज़ नहीं करना चाहिए, तो उससे पहले वो अपनी राहें जुदा कर सकते थे और उनको कर लेनी चाहिए थी। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं नाज़रीन कि जैसे जैसे अब इस पार्लियामान की मुद्दत अब ख़त्म होने जा रही है, जो 13 जमातों का हुकूमत है उसमें जो मेन 2 बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अब उनमें इख्तलाफात और लड़ाई झगड़े की कहानियाँ मंजर आम पे नज़र आ रही हैं। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए फ़ंड्स की फरहमी हो या फिर क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की तैनाती हो, हर मामले पे हमें नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे के सामने खड़े हो रही हैं। इस हवाले से इजलास भी ज़रूर हो रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन इख्तलाफात कहीं खड़े हैं। उनके पीछे कहानी क्या है? गोया कि सिर्फ यही सती और आम सी बातें हैं, जो कोई कुछ और भी है जो ज़ाहिर सी बात इस खफी की वजह बन रहा है। और एक और आज एक अहम डेवलपमेंट नाज़रीन, वो ये कि जो मराहत बढ़ाई गई हैं अरकान सेनेट की, और उनको ले कर बड़ा शोर शराबा हो रहा है। ऐसे में कि जब मुल्क के माशी हालात इस काबिल नहीं है कि शायद हम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को बेहतर अंदाज में आगे लेके चलें, ऐसे में सेनेटर्स की मराहत के अंदर बड़ा बेतहाशा इजाफा किया गया, जिसमें कुछ तो लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिलखसूस पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि जी जहाँ बाकी लोगों को मराहत मिल रही वहाँ पर एहतजाज नहीं हो रहा, तो सेनेटर्स के हवाले से भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जमात इस्लामी ने इसके ऊपर शदीद तनकीद की और उन्होंने कहा है कि उनके जो मराहत का बिल है ये किसी सूरत भी जस्टिफाई नहीं करता। और रह गया मामला फ़ौजी अदालतों का, तो अब उसको लेके जहाँ पे एतजाज हसन साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो एक दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, तो वहाँ पे साबिक़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद ख्वाजा साहब ने भी आज एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी है। और उनका मौक़िफ़ यही है कि जब अदालतें मौजूद हैं, सिविल अदालतें मौजूद हैं, ऐसे में फ़ौजी अदालतों का क़याम या बिलखसूस वहाँ पर अब सियासतदानों को ट्रायल करना ये ख़तरनाक प्रेसिडेंट है, ये नहीं होनी चाहिए, इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ स्टूडियो 2 ऑनरेबल गेस्ट सफदर अब्बासी साहब, आप सेक्रेटरी जनरल हैं GDA के, बहुत शुक्रिया सर आपका। और उनके साथ मौजूद हैं कैसर अहमद शेख साहब, आप मामले खसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म के और चेयरमैन हैं कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए ख़जाना के। सर, सबसे पहले आप ही की तरफ आएँगे। जो माहौल इस वक्त सर बना हुआ है और बिलखसूस जो असद उमर साहब का इंटरव्यू सामने आया है, आप क्योंकि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी रहे हैं और आप भी शायद वो तो चले गए लेकिन अपोजिशन में आज GDA आज भी बैठी हुई है, क्या कहेंगे? वाकई कुछ इसी तरह की पॉलिसीज़ थी तहरीक इंसाफ की कि जिसके नतीजे में जो लोग आज छोड़ के जा रहे हैं, इमरान खान साहब ना तो अपने पार्टी के लोगों की सुन रहे थे और ना इत्तेहादियों को सुन रहे थे, और जो रास्ता उन्होंने अपनाया उसका नतीजा ये निकलना था जो निकला है। लेकिन जिसमें जो डेवलपमेंट्स हुई हैं 9 मई के बाद, वो तो यकीनन PTI के लिए कोई इतनी खुशगवार अमल नहीं है। और जो कुछ 9 मई के बाद इस वक्त PTI के ऊपर प्रेशर है और ख़ास तौर पर खान साहब के ऊपर जो प्रेशर है, वो यकीनन जो है ना उन स्टेप्स के बाद हुआ है जो स्टेप्स लिए गए, ख़ास तौर पे जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ। यकीनन हम इत्तेहाद में रहे, लेकिन यकीन क्योंकि हमारा ज़्यादा इतना हिस्सा नहीं था, 3 मेंबर थे, तो उस हवाले से हमारी जो भी पोजीशन रही है हमने बड़ी क्लियरली स्पेल्ट आउट की। डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा साहबा वज़ीर भी रहीं, या हमारी अपनी सायरा बानो साहबा हैं या गौस शुमार साहब हैं, उन्होंने अपनी जो भी पोजीशन थी, चाहे वो गवर्नमेंट रही या गवर्नमेंट के बाद, वो क्लियर रखी।
मैं समझता हूँ जहाँ पे आके हुकूमत की तो जितनी भी कबातें थी, लेकिन एक मिक्स परफॉर्मेंस था। मैं पीटीआई के परफॉर्मेंस को, जो बाद लोग जो कहते हैं कि जी बिल्कुल उनका ज़ीरो परफॉर्मेंस था, मैं समझता हूँ कि ऐसा भी नहीं था। आखिरी दिनों के अंदर एक इकॉनमी उठ रही थी, अपने रियल स्टेट सेक्टर उठ रहा था, फैसलाबाद की टेक्सटाइल मिल उठ रही थी, अपने सीमेंट सेक्टर उठ रहा था, एग्रीकल्चर उठ रहा था, एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ थी, ग्रोथ जो है तकरीबन 6.2% पे पहुंच गई थी। तो ऑल इन ऑल मैं ये नहीं कहूँगा कि जी कोई ऐसी चीज़ हुई कि, लेकिन उस बैकग्राउंड में जहाँ पे कोविड भी था और उसके बाद एक मुस्तकिल जो है ना एक अनस्टेबल किस्म की सूरत हाल भी रही, उसके अंदर मैं पीटीआई के परफॉर्मेंस को एक मिक्स परफॉर्मेंस समझता हूँ। तो यकीनन जो उसकी अच्छाइयाँ भी हैं वो भी हमें लेनी चाहिए और जो उसकी खराबियाँ हैं वो भी लेनी चाहिए। लेकिन जहाँ कि हमारा इख्तलाफ हुआ उनसे वो था कौमी असम्बली, जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो हम वाहिद जीडीए के 3 मेंबरान थे जो कि अपोजिशन में गए। बाकी जितने भी खान साहब के इत्तेहादी थे या पीटीआई के इत्तेहादी थे वो सारे दूसरी हुकूमत में शामिल हो गए। तो जीडीए वाहिद जो है ना 3 मेंबर थे हमारे जो अपोजिशन में बैठे, और बाकी अपोजिशन तो बनाई गई जो पीटीआई के डिसिडेंट्स हैं या जो छोड़ के आ गए उनको। तो मैं समझता हूँ जहाँ पे हमारा इख्तलाफ उनके साथ हुआ वो ये था जब उन्होंने कौमी असम्बली छोड़ने का फैसला किया। मैं समझता हूँ आज अगर रेट्रोस्पेक्ट में हम देखें तो सबसे अगर कोई पीटीआई के लिए आई थिंक ख़राब जो पोजीशन उन्होंने ली वो कौमी असम्बली को छोड़ने की थी। बाद में उन्होंने खुद भी रियलाइज़ किया, कोशिश भी की वापस आने की, लेकिन आज ये तवातुर के साथ जो कौमी असम्बली में या सेनेट में जो कुछ हो रहा है उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पीटीआई वो पार्लियामेंट्री फोरम छोड़ के चले, मैदान छोड़ के हमारे 3 बंदे जो थे वो इस बात पे खड़े रहे कि जी नहीं हम इस फोरम को नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारी एक ही आवाज़ है। तो आज भी वो आवाजें उठ रही हैं। लेकिन असद उमर साहब जो फरमाते हैं कि तसादुम की पॉलिसी, वो उस पे जवाब देखिए, उस पे आई थिंक जो है ना मैं समझता हूँ अगर असद उमर साहब समझते थे कि जी ये चीज़ गलत हो रही है तो ये यकीनन मैं समझता हूँ कि पहले 9 मई से पहले उनको कहनी चाहिए थी। आई थिंक 9 मई के बाद जो स्टेट का प्रेशर है उसमें बहुत सी उसमें वजूहात भी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी की सारी चीज़ें अपनी जगह गलत है, लेकिन जो कुछ 9 मई को हुआ उसका जो ना यकीनन स्टेट का एक बहुत बड़ा प्रेशर है, जो भी वो सियासतदान थे जो पीटीआई के साथ कनेक्टेड थे। लेकिन मेरी नज़र में बात तब बनती है जैसे कि उनके भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने कहा कि अगर असद उमर साहब को, क्योंकि देखिए वो सेक्रेटरी जनरल थे, तो यकीनन देखिए आपका इख्तलाफी बात भी होती हो सकता है, आप इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन जब आप उस बात मान लेते हैं, डिसीजन को आप लेकर आगे चल रहे होते हैं, तो फिर जो भी चीज़ होनी चाहिए थी वो फिर 9 मई से पहले होने चाहिए। बात ज़ाहिर है फिर वो बात नहीं रहती, उससे एक तस्वुर जो है ना उसका वो नहीं आता जो तस्वुर आना चाहिए। शेख साहब, इनफैक्ट आपसे इकोनॉमी पे तो बात होगी, लेकिन उससे पहले सर ये जो एक हम देख रहे हैं ज़बूं हाली मईशत की, उसमें सेनेट के लोगों के लिए इतनी बड़ी मराहत, और यकीनी तौर पे आप कॉमन कमेटियों में बैठते भी हैं सर, ये कैसे मुमकिन हो गया कि जहाँ पे लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, इन्फ्लेशन मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है, बट हम उनको पता नहीं क्या कुछ दे रहे हैं सर, ये कैसे मुमकिन हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो कुछ भी हुआ है तमाम पार्टियों ने यूनानी मसले, एक जमात इस्लामी की आप बात कर रहे हैं, शायद एक मेंबर है उनके अलावा सेनेट के सारे मेंबरों ने मुतफ़िका तौर पे अपनी मराहत बढ़ाई है। हमने जब नेशनल असम्बली में देखा तो वहाँ भी सारे मुतफ़िका तौर पे अपनी मराहत बढ़ाते हैं। तो ये तबसरा आप कर रहे हैं, सारे लोग उस पर बहस कर रहे हैं, लेकिन आप जमहूरियत की बात करते हैं, क्या प्योरली जमहूरियत के तहत नहीं हुआ? फिर आप खुल के बात करें ना कि जमहूरियत का भी जो इक़दामात होते हैं वो ठीक नहीं है। बाद उसको भी तनकीद तो अपनी जगह पे होती रहती है, अदलिया पे भी हो सकती है आप फैसलों के बाद, लेकिन ये तो सेनेट का एक मुश्तरका फैसला है, तमाम पार्टियों ने मिल के किया है। हमारी कौमी असम्बली में तो नहीं, हमारी तो कुल 1,60,000 या 70,000 आज के दौर में अभी तक हमारे जो, लेकिन वो हुकूमत को जो 2 रोज़ पहले तक लोगों को ऑस्टेरिटी की बात बता रही थी कि बचत करनी है हमने, शायद लोगों से गाड़ियाँ वापस ली जा रही थी, अखराजात पे कमी की जा रही थी। सेनेटर्स के बारे में तो सर हमेशा अगर इल्ज़ाम की हद तक है, लेकिन कहा जाता है कि टिकट ख़रीदना हो या वोट ख़रीदना हो करोड़ों रुपये खर्च करते हैं सर। ये लोग वाकई इनको इनकी तनख्वाहों में मराहत में इजाफे की ज़रूरत है ये या कोई मतलब है कि बाकियों के बराबर करने के लिए एक्सरसाइज की गई है? देखिए हमारा जो ये बजट आया है ना, सही पूछे तो इसमें कहाँ, देखिए ना ये तो इलेक्शन हमारा नज़दीक था तो लोगों 7,000 अरब रुपए का तो डेफिसिट है, अब बहुत बड़ा डेफिसिट है ना। हम कर्जे पे, कोई भी हुकूमत आ रही है कर्जे पे, ये हम कहते तो हैं फलां हुकूमत ख़राब थी, ये हुकूमत ठीक है, ये बातें ही हैं ना सारी। रिज़ल्ट तो ये आया, मैं ये आपसे कहता हूँ कि 15 साल
3 जो बड़ी इस वक्त मुल्क की पार्टियां हैं ना, उनको मौका मिला। 4 साल PTI, 5 साल पीपल पार्टी, 6 साल मुस्लिम लीग नून, 15 साल पहले का पाकिस्तान और आज 15 साल बाद का तो 15 साल आपने जो जमहूरियत में रिजल्ट क्या दिया लोगों को? हम वादे करते हैं, रिजल्ट तो सर ये दिया कि लोग कश्तियों में जा रहे हैं और मौत उनको मिल रही है, और यहाँ बैठ के हम पार्लियामेंटेरियंस के लिए मराद का ऐलान कर रहे हैं सर। तो ये तो लगता है कि वो जो दुखी लोग हैं उनके जख्मों के ऊपर आप नमक छिड़क रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं, जो वोटर है उसको समझ नहीं आया, वो वोटर फिर हमें वोट देता है। जब तक वोटर ठीक नहीं होगा, जब तक उन्हीं पार्टियों को ही, देखो मुझे आप बताइए, मैं पार्टी से हूँ, अपनी पार्टी जो मैं कहता हूँ, जब तक हम रिजल्ट लोगों को नहीं देंगे, हमने क्या दिया? हम मुकाबला किया, हम वो मुल्क है जिन्होंने, मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ और आप लोग हंसते हैं मेरी बात पे, कि मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने चीन को कारोबार करना सिखाया है। आज दुनिया का नंबर 1 मुल्क है। मैं उनको कारोबार ही नहीं आता था, हम लोगों ने, कराची के, लाहौर के बिजनेसमैनों ने जाके, मैं शामिल हूँ उनमें। हमारी वो शक्ल देखने के लिए जब मैं जाता था मार्केट में, तो 200-250 बंदा इकट्ठा हो जाता था, क्योंकि उनके पास ना टेलीविजन था, उन्हें बाहर का कोई बंदा देखा ही नहीं हुआ था। पाकिस्तान से तल्लुकात पहले बने, हम लोग पहले गए, हमें उठने, तो ये तो हो गया। फिर हमने कोरिया को बताया, कोरिया हमारा 5 ईयर प्लान कामयाब हुआ, टेक ऑफ कर गए। तो कोरिया को आज मेरे पास आते हैं कि एक बच्चा कोरिया भेज दो पढ़ाई के, किसी को मजदूरी के लिए या कोई काम के लिए। फिर इंडिया की बात कर रहा हूँ, मनमोहन सिंह और डॉक्टर महबूब हक क्लास फेलो थे, और मेरे सामने मनमोहन सिंह पूछते थे डॉक्टर साहब से कि आप आगे जा, तो हम देखो ना, हम कहा, हमें तो सबक नहीं आ रहा ना, हम तो आपस में लड़ाई झगड़ों से खत्म ही नहीं हो रहे, पॉलिटिकल टर्माइल रहेगा ना जी, तो हम और नीचे चले जाएंगे। लेकिन नीचे चले भी गए सर, लेकिन इस नीचे जाने में अब क्या जो दी गई ये वापस होंगे कि नहीं? एक छोटा सा ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है सर, कुछ तो लोगों को जेस्चर देना कि जी हम आपके साथ खड़े हैं, इस मुश्किल में पार्लियामेंटेरियंस भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो क्या ये मुमकिन होगा कि नहीं होगा? छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करें। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। अब्बास साहब, एक तो ये जानना चाहेंगे, ये जो अब हमें थोड़ा बहुत पीपल्स पार्टी और नून लीग दस्ते गुरेबान नज़र आ रहे हैं, वाकई बिलावल साहब, जरदारी साहब, वो जो सिंध के सैलाब जदगान है, उनका मुकदमा लड़ रहे हैं या कोई और मामला आपको नज़र आ रहे हैं? क्या इशू है? देखिए जी, ये तकरीबन सैलाब को अब मैं समझता हूँ कोई 1 साल पूरा हो गया है। आप जाके वहाँ पे हालात देखें। आपने $10 अरब कहे कि जी जिनेवा से हमने वो जो मूट हुआ जिनेवा के अंदर कि जी हम 10 बड़ा जश्न मनाया था हमने कि जी हमें बड़े पैसे मिल रहे हैं हमें। अब मुझे नहीं पता उसमें से पैसे आए या नहीं आए। अगर आए तो उसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि इस वक्त सिंध हुकूमत को जो वफाक से पैसा ट्रांसफ़र होता है वो कोई 700-800 अपने अरब रुपए तकरीबन बनते हैं, और उसमें सिंध का बहुत काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है। तो मैं समझता हूँ वो काफ़ी है अपने आपके जो सैलाब जदगान को करने के लिए, जहाँ पे तकरीबन 19,000 स्कूल हैं वो बंद पड़े हैं। वहाँ पे बिल्कुल ये गवर्नमेंट की अपनी फिगर्स हैं। कोई वहाँ पे जो है ना बेसिक यूनिट, रूरल हेल्थ यूनिट कोई इस वक्त जो है काम नहीं कर रहा। लोग जो है ना आज भी उस तरह अपने घरों को नहीं बना सके, वो सड़कों पे और रोडों पे पड़े हुए हैं। और अगले अब सैलाब का इंतजार करेंगे कि अगला जो है ना हमारी अगर बारिशों के जैसे अभी जिस तरह की बारिशें अभी हो रही हैं तो कहीं आगे जो ना हमारे साथ तो यही है ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे क्योंकि अब फैग एंड की तरफ हम जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी जो है ना ये सब कोशिश करी कि जी अपने आप को डीलिंग करे इस सारे अमल से, क्योंकि इकोनॉमिकली हम कितना भी हमारे दोस्त जस्टिफाई करने की कोशिश करें, लेकिन ये हुकूमत बेशक आप खान साहब पे जितना भी इल्ज़ाम लगाएं या पीटीआई की गवर्नमेंट पे लगाएं, लेकिन 1-1.25 साल के अंदर वो कोई तब्दीली नहीं आ सकी। हम वहीं के वहीं खड़े हैं। IMF के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, उसके बाद क्या प्लान भी है हमें उसका नहीं पता। आने वाले दिनों में हमारी ये लोन्स की सर्विस होंगी। ये जो आप अभी बजट आपने दिया है इसके अंदर जितना भी आपका रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है वो तकरीबन सारा का सारा आपकी डेट सर्विसिंग में जा रहा है। उसके बाद फिर आप मजीद अपनी अखराजात के लिए जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपकी डेवलपमेंट है, उसके लिए आप फिर जो है एक नया कर्जा लेंगे। तो कहने का आने वाले दिनों में जो एक बड़ी मर्की सिचुएशन है, और मैं समझता हूँ ये सारी 1.25 साल के अंदर जो है ना वो जिस इंप्रूवमेंट की शायद ख्वाहिश करती थी पीडीएम की गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी, यकीन उनकी इत्तेहादी और बहुत बड़ी इत्तेहादी, और मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान साहब को गिराने या उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस दिलाने में ज़रदारी साहब का सबसे बड़ा हाथ था। अब जो लोग किस तरह सारे अपने अमल से अपने आप को एक्सटेंड कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत ही यानी अजीब किस्म की बात होगी। आज पीपल्स पार्टी की एक प्रोपेगेंडा करिए हमारा तो कोई हिस्सा ही नहीं है इसके अंदर। भाई आप इसके अंदर इक्वल स्टेक होल्डर हैं, आपकी वजारतें हैं, आप जो है आधी से ज्यादा वजारतें, आपके स्पेशल असिस्टेंट कितने,
तो अगर पॉलिटिकल मूव है कि फेलियर के अंदर 70 की फिगर तो 35 तो आपके हैं उसके अंदर। तो आप किस तरह जो है सिंध की आपकी इतनी बड़ी गवर्नमेंट है और यकीनन जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट के अपने, लेकिन सिंध में बैठे लोगों को भी इस बात की समझ आ रही कि नहीं आ रही सर? देखिए ये एक ऐसा अमल है जो जी अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि कुछ 15 साल के अंदर अवाम समझ चुके हैं, लेकिन ये कहते हैं, ये बात कही जाती है कि जी ये सिलेक्टेड हुकूमत थी वफाक की, तो सिंध क्या था? एक कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट थी। सिंध के अंदर जो गवर्नमेंट बनी तो जरदारी साहब को जहाँ यहाँ पे खान साहब को प्रोटेक्ट किया जाना था, वहाँ जरदारी साहब को प्रोटेक्ट किया जा रहा था। ओह इंटरेस्टिंग। कोई अब दोहराया है कि भाई क्या जरदारी साहब खेल उन्हीं कुव्वतों के इशारे पे नहीं खेल रहे कि जिन कुव्वतों के बारे में कहा जाता है उन्होंने इमरान खान को बनाया? तो सिलेक्टेड का इल्जाम किसी एक पे नहीं है, किसी पे भी नहीं है। बिल्कुल, अगर ये सिलेक्टेड थे तो वो भी सिलेक्टेड थे। तो एक कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट था। और गुज़िश्ता मैं ऑनेस्टी के साथ समझता हूँ, आप थोड़ी देर के लिए, जैसे मैं आपको भी थोड़ी आपसे पहले आपसे बात हो रही थी, अगर जरा भी ये थोड़ी केयरटेकर गवर्नमेंट आगे बढ़ी, जाना कि गैर जमहूरी बात है, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरा भी अगर केयरटेकर गवर्नमेंट आगे चली गई तो अब क्यों चीख रहे हैं? इलेक्शन पहले होनी चाहिए। सही, बिकॉज उनकी क्लचेस में सारा का सारा जो सूबा हुआ, एक दफा जरा उनके क्लचेस ढीले पड़े, फिर आप देखें इनका क्या असर होता है। शेख साहब, एक तो ये देखें आपने पीपल्स पार्टी को नाराज कर दिया, मांग भी रहे हैं तो सैलाब जदगान के लिए, मुल्क के वजीर खारजा के तौर पे कोई 50 दौरे कर चुके हैं सर, फॉरेन फ्रंट पे तो उन्होंने आपको कितनी हेल्प आउट किया है, बट वो कह रहे हैं कि हमारे साथ किया क्या है, जो वादे कर रहे हैं आप वो भी नहीं दे रहे आप। तो आपको लगता है कि उनकी जो डिमांड्स हैं, जो गिले हैं, शिकवे हैं, वाकई जेन्युइन है, या फिर जो अब्बास साहब कह रहे हैं कि क्योंकि बहरहाल एक इकनॉमिक फेलियर इस हुकूमत का हो चुका है, इसमें पीपल्स पार्टी हिस्सेदार नहीं बनना चाह रही, तो इसलिए उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया? इसमें मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिक्स में तो विद इन पार्टी भी एक मेंबर, हर कोई मेंबर किसी से पूछे खुश नहीं है। तो ये जब कोलिशन भी होती है तो कोई पार्टी खुश नहीं, ये तो कोई इख्तलाफ नहीं है। देखिए ये, और आपने देखा शहबाज शरीफ साहब की वो उनकी स्टेट्समैनशिप को, कि कोई एक मेंबर भी, देखो 13 पार्टियां उन्होंने नवे रुकनी काबीना बना दी, उसमें कौन नाराज होगा सर? उसमें तो उनका स्टेट्समैनशिप है ना, ये कमाल है उनका, मानना पड़ेगा ना कि कोई एक, आज पहले नहीं, पहले हमारी पार्टी का 3.5 साल अपोजिशन में थे, कोई एक मेंबर भी हटा तो नहीं। जब ये पीटीआई गवर्नमेंट हुकूमत में थी उसके दौरान 20-22 मेंबर हमारे साथ बैठे हैं ना, इनके मेंबर आज भी बैठे हैं असेंबली में अंदर। इनसे तो अपने, अच्छा जरा 9 मई का वाकया हुआ तो धड़ाम से कोई बंदा पता लगा पीछे कोई है ही नहीं, पीछे लीडर के साथ कोई भी कौन है मुझे बताने को, वो पहले दिन से साथ थे, वो एक हफ्ता नहीं चले। कुछ तो हमारे यहाँ भी फिर रहे, छुपते फिर रहे, तो हमारे यहाँ भी तो 6-6 महीने कैद में रहे, हमारे गमजा साहब साल अंदर रहे, कोई एक मेंबर भी हटा तो नहीं ना। दूसरी बात मैं आपको कहते हैं आपको बी क्लास देते रहे, यहाँ तो सी क्लास है, किसी को कोई और बताइए, किसी को मैं कह रहा हूँ गिला कर रहे, पंखे बंद कर देते हैं। आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं तो बहुत तरीके हमारे पास हैं, किसी सूरत में पीपल पार्टी उनके फंड्स के मसले हैं, हमारे पास देखिए 7,000 अरब रुपए तो पहले डेफिसिट हो चुका है, और ये क्या है, कर्जा ही लेना है ना, हम नाराज नहीं कर सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लेकिन अब्बास साहब जो कह रहे हैं प्लेजेस हुए थे सर 10 अरब के सर, और डॉलर के, आपने तो यहाँ क्या आके पता नहीं क्या क्या कहानी, जब उससे आए थे आप कॉन्फ्रेंस से, वो पैसे कहाँ गए सर? मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं वो भी जानना चाहूंगा कि वो पैसे किधर गए सर? आके नहीं है, वो कर्जे थे या वाकई कोई इमदाद थी? नाजरीन छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शेख साहब के सामने ये सवाल रखेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। शेख साहब, एक तो ये बताइएगा कि वो जो प्लेजेस हुए थे सैलाब जदगान के लिए दुनिया से, वो कहाँ है पैसे? और मोर इम्पॉर्टेंटली जो अहम सवाल इस वक्त मशहद को लेके है वो यही है कि क्या IMF प्रोग्राम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? सर प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं कतर से लेके सऊदी अरब, चीन, पता नहीं कौन कौन दोस्त ममालिक जो मदद कर रहे हैं हमारी। पहली बात तो वो जो प्लेजेस हुए थे ना वो मिले, काफ़ी उसमें से मिला। मैं तो हर मीटिंग में कहता हूँ 3 अरब डॉलर तो लौटा दिए गए, 580, बजाय कि वो आवाम तक जाते या नीचे तक ट्रिकल डाउन होते, वो तो इंडस्ट्री लगाने के लिए 580 अमीर फैमिली को दे दिए गए, जिसके नाम की डिटेल आज तक हमें नहीं देते। 87,000 करोड़ रुपए है 0% पे। वही प्लेजेस थे जो वहाँ से मिले थे, यही कोविड नहीं, वो ये प्लेजेस शेख साहब उसके अलावा भी होंगे, लेकिन ये उसमें हिस्सा है। इस गवर्नमेंट के दौरान मिले, इस गवर्नमेंट के जब सैलाब के बाद आपने जब गवर्नमेंट जेनेवा में मूट हुआ, जिसमें वो तो नहीं पता मैं, कोई बजट में इसमें कोई, अगर इस गवर्नमेंट के दौरान तो आप बजट के डॉक्यूमेंट देख लीजिए, उसमें कुछ भी नहीं है। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने आगे कहा कि 10 अरब डॉलर सर मिलेंगे, हुए लेकिन आए नहीं ना, पैसे नहीं आए। वो प्लेजेस हुए जरूर होंगे, वो मुझे भी याद है
कि गए थे जब प्राइम मिनिस्टर साहब, लेकिन ये बजट में तो फॉरेन मिनिस्टर बजट में तो उसका कोई मैं नहीं पढ़ रहा कि जहाँ तक मैंने देखा है बजट में उसका कोई जिक्र नहीं है कि क्या है और किधर वो क्या खर्च हुआ। दूसरा आपका सवाल IMF का। IMF देखिए, IMF की जो कंडीशनलिटी थी हमने हर चीज़ मान ली। उन्होंने इस बार कहा कि बजट के डॉक्यूमेंट हमें पहले दे दें, वो भी हालांकि 9th रिव्यू में नहीं था, वो भी दे दिए, लेकिन उनकी जो कंडीशनलिटी अभी भी बाकी हैं। लेकिन ये जो आम तौर से ये हो रहा है ना कि बहुत कोई डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। मैं आपको एक बात, अभी मैंने 3-4 दिन पहले डिटेल से तकरीर की असम्बली में। देखिए हमारे जो असासे हैं ना वो 4000 अरब डॉलर के हैं पाकिस्तान के। ये 25-50 अरब डॉलर से हम डिफ़ॉल्ट नहीं होने वाले हैं, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि उनको गिरवी रखेंगे तो बच जाएंगे हम, आप ये कह रहे हैं? गिरवी से मुराद हर मुल्क रखता है। अच्छा। अमेरिका देखिए, चीन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सारी वहाँ लोगों की है, पैसा सारा इंडिया में लोगों, बांग्लादेश में पैसा बाहर वालों का होता है, वो असासे उन्हीं के होते हैं। हमारे पास एक देखो, मैं डिफ़ॉल्ट तब होता हूँ कि मैंने आपके अगर कुछ देना है और मेरे पास मैं दूँ ना, लेकिन जब मेरे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो मैं किसी को दे सकता हूँ, और वो कोई इसलिए वो तो तसव्वुर भी घबराने की जरूरत नहीं है। कैश फ्लो प्रॉब्लम है, नहीं घबराने की जरूरत है। हालात हमारे अच्छे नहीं हैं, घबराने की इसलिए ज़रूरत है कि हमारे पास इसकी वजह से बाहर का सरमाया नहीं आ रहा, इसकी वजह से हमारी रेमिटेंस कम हो गई है, इसकी वजह से हमारी ग्रोथ रुक गई है, इसकी वजह से हमारी इंपोर्ट नहीं हुई तो महंगाई हो गई है बहुत ज्यादा। ये घबराने की वजह एक, मैं सिर्फ डिफॉल्ट की बात कर रहा था कि जो एमको की जन्नत में रहता है, जो ये कहता है पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट नहीं होगा, डिफॉल्ट का कोई चांस नहीं है। नवाज साहब इनफैक्ट फौजी अदालत से मुतालिक भी अब तो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी चले गए हैं, तो आपको लगता है अगरचे कहा जाता है कि ये पहले से सेटल्ड मामला है, इस पर कोई अब ज़्यादा गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, लेकिन लगता है आपको एक बार फिर इस मामले को टेकअप करना चाहिए और जो स्टैंड लिया गया है कि पॉलिटिशियंस को ऐसी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए? देखिए, ये एक बड़ी एक लॉन्ग स्टैंडिंग जो है ना, ये एक कॉन्फ्लिक्ट है सिविलियन अपरेटस और अपने हमारे मिलिट्री अपरेटस के दरमियान। और अगर आपको याद हो तो पिछले भी जितने मार्शल लॉ से जो मिलिट्री कोर्ट्स थी वो जब भी काम करती रही, तो सिविलियन गवर्नमेंट में जब भी ये मिलिट्री कोर्ट्स का तस्वर आया है तो वो चैलेंज भी हुए हैं। आपको याद होगा कि इवन भुट्टो साहब की आखिरी जो इलेक्शन के बाद जो भी हंगामे हुए उसमें मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी लाहौर में, और मार्शल लॉ, मिनी मार्शल लॉ था, उसमें भी एक कंट्रोवर्सी रही। उसके बाद जब मिलिट्री कोर्ट्स अभी एंटी टेररिज्म लॉज के तहत बनानी पड़ी, जब PMLN की हुकूमत थी, तो उसके दौरान भी फिर बाकायदा आईनी तरमीम करनी पड़ी उसको जो है ना इम्प्लीमेंट करने के लिए। आर्मी एक्ट में तरमीम अलग हुई और आईनी तरमीम अलग, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलग हुई। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी लॉन्ग स्टैंड कोर्ट के वो बड़ा मशहूर लियाकत अली केस है, उसके अंदर जो है ना बड़ा ये लॉ लेड डाउन है कि हमें जो सिविलियंस का ट्रायल जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर वो मुमकिन नहीं है जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कंट्रोवर्शियल बात है, और यकीनन एक बहुत बड़ा स्टांस लिया हुआ है हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने, लेकिन जाहिर है उनको भी तो कानून के तहत ही चलना पड़ेगा ना। अब कानून यकीनन आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट उनको एक एज देता है, लेकिन सवाल ये पता है कि जब आप सिविलियंस को ट्रायल में लेके जा रहे हैं तो फिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है तो फिर जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो फिर पूरी हियरिंग होगी। और इसमें जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि बड़े नाम है, एतजाज हसन साहब हैं या जवाद ख्वाजा साहब हैं, तो जो एग्जैक्टली यकीनन सुप्रीम कोर्ट में ये बात जो है ना सेटल होने के लिए जाएगी कि भाई आया का सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये एक इशू है जो यकीनन एक इशू है। नाज़रीन, इसी पे आज का शो ख़त्म करते हैं, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए।